नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यदि आप हमारे रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर जो भी अभी वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो यूपीटीएट एग्जाम के लिए हो रहे हैं। जो प्रीवियस ईयर पेपर 2011 से लगाकर 2022 तक आपकी एग्जाम हुई है, उसमें जो प्रश्न पूछे गए उनकी व्याख्या सहित आपको उत्तर बताया जा रहा है, चाहे वो आपका बाल विकास हो, पर्यावरण हो, हिंदी हो, संस्कृत हो या फिर अन्य सब्जेक्ट हो। सभी के यहाँ पर एक एक करके वीडियोज अपलोड की जा रही है, जिसमें हर एक प्रश्न की व्याख्या की जा रही है और अच्छे से व्याख्या उनकी की जा रही है। कुछ समय पहले हम यहाँ पर बाल विकास के सिद्धांत के 70 प्रश्न आपके लिए लेकर आए थे, जिसमें 35 प्रश्न हम आपको दे चुके थे। वो फर्स्ट पार्ट था, वीडियो लंबा हो चुका था, लगभग 1 घंटे का, इसलिए 35 प्रश्न आपको दिए थे। यहाँ पर जो बाकी के जो 35 प्रश्न है वो आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। तो इस सेकंड पार्ट है, तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। यहाँ पर बाल विकास के सिद्धांत से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए वो सारे के सारे इंक्लूड किए। यदि फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा, उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप हमारे चैनल के माध्यम से भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो यूपीटीएट 2011 से 22 तक जितने भी सिद्धांत पूछे हैं वो सारे यहाँ पर आपको प्रश्न मिलने वाले हैं, व्याख्या सहित 5 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आपके यूपीटीएट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे ऐप ऑनलाइन स्टडी विद डीके को डाउनलोड नहीं किया है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, या फिर प्ले स्टोर पर जाकर भी आप हमारे ऐप से को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप बिना एड के पढ़ाई कर सकते हैं और बहुत सारी पीडीएफ वहाँ पर ई बुक में जाइएगा, फ्री पीडीएफ पर क्लिक कीजिएगा, बहुत सारी पीडीएफ वहाँ पर आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा और रेटिंग जरूर दे दीजिएगा, है ना। रेटिंग आपको देते नहीं हो तो रेटिंग जरूर दे दीजिएगा। पहले ऐप को देखिएगा, उसके बाद आपको रेटिंग देना है कि किस प्रकार का आपको ऐप लगा। देखिए, अभी तक आप ने देखा होगा कि 35 प्रश्न हम आपको दे चुके हैं, तो यहाँ पर 36 प्रश्न से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर एक कथन पूछा गया है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। संवेग के बारे में पूछा गया है कि जो संवेग है वो व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, किसके द्वारा कहा गया, किसका मानना है, किसका कथन है। तो क्या प्याजे का है, वुडवर्थ का कथन है, वैलेंटाइन का, या फिर रास का है। तो यहाँ पर जो दिया गया कथन है ये वुडवर्थ का कथन है। किसका है? वुडवर्थ का कथन है। और भी यहाँ पर जो इंपोर्टेंट कथन है उनके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं, तो आपको हर एक को अच्छे से इत्मीनान से देखना। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि विकल्प में पूछा गया था संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, किसके द्वारा कहा गया, तो ये वुडवर्थ के द्वारा कहा गया। यदि आपसे पूछा जाए कि संवेग चेतना की वहां अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता रहती है, यहाँ पर जो कथन है ये किसके द्वारा कहा गया है, तो रास के द्वारा कहा गया है। देखिए, किसी भी प्रकार से कथन पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर जो विकल्प 4 है उनके अनुसार भी यहाँ पर कथन रखे गए हैं कि जब रागात्मक प्रवृत्ति का वेग बढ़ जाता है तब संवेग उत्पन्न होता है। ये किसके द्वारा कहा गया, तो ये वैलेंटाइन के द्वारा कहा गया। देखिए, जरसील्ड के बारे में पूछा जाता है प्रश्न में कि किसी भी प्रकार के आवेग आने, भड़क उठने तथा उत्तेजित हो जाने की अवस्था को संवेग कहते हैं। ये किसके द्वारा कहा गया, तो ये जरसील्ड के द्वारा कहा गया। तो ये जो 3-4 मैंने यहाँ पर कथन आपको बताए हैं इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया। यहां पर देखिए, सीधा सीधा पूछा गया है कि अधिगम में पुरस्कार को किस मनोवैज्ञानिक ने महत्व नहीं दिया है, यह पूछा गया है। क्या थॉर्नडाइक है, पावलोव है, गुथरी है, या फिर स्किनर है। तो यहां पर वो मनोवैज्ञानिक होंगे आपके गुथरी, है ना। गुथरी ने अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है। किसको? पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है। पावलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर इन्होंने महत्व दिया है, लेकिन गुथरी ने नहीं दिया है। यहां पर इनके बारे में जानेंगे कि यदि इन्होंने पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है तो फिर किसको महत्व दिया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि गुथरी ने बाल अधिगम विकास पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है। गुथरी के अनुसार उद्दीपक एवं अनुक्रिया पुनर्बलन जो पुरस्कार है ये इसके आधार पर नहीं बल्कि समीपता के आधार पर होता है। किसके आधार पर? पुरस्कार के आधार पर नहीं होता है, यह समीपता के आधार पर होता है। जो समीपता अनुबंधन का सिद्धांत है, यदि पूछा जाए तो ये किसके द्वारा दिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए। जो समीपता अनुबंधन का सिद्धांत है ये गुथरी के द्वारा दिया गया है। और समीपता अनुबंधन सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है ये भी आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। इसका जो अन्य नाम है वो सामीप्यता सिद्धांत है, स्थापन का सिद्धांत है, एकल प्रयास का सिद्धांत है, प्रतिस्थापन का सिद्धांत है, इकरा प्रयास का सिद्धांत है, वन ट्रायल थ्योरी है और सब्स्टिट्यूशन थ्योरी है। ये सभी के सभी किसके अन्य नाम है? समीपता अनुबंध के सिद्धांत को इस नाम से भी जाना जाता है। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। हम अगले प्रश्न के बारे में बात करेंगे, उससे पहले
जो विकल्प में 3 विकल्प और थे आपने देखे होंगे, थॉर्नडाइक, पावलोव और स्किनर, इनके कौन से सिद्धांत थे उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत पावलोव द्वारा दिया गया है, और क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत जिसे RS थ्योरी भी कहा जाता है, इस सिद्धांत को स्किनर के द्वारा कहा गया है। ये आप देखेंगे तो विकल्प में नाम थे और तीनों के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है कि इन तीनों के द्वारा कौन से सिद्धांत दिए गए हैं। अगले प्रश्न के बारे में जाने तो यहां पर देखिए मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास के बारे में पूछा गया है कि निम्न में से किसने महत्व दिया है, यानी कि मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के बारे में सीधा सीधा पूछा गया है, किसके द्वारा दिया गया है, कमेनियस के, हॉल के, हॉलिंगबर्थ के या फिर फ्राइड के। काफी इंपोर्टेंट है, मनोलैंगिक विकास के बारे में सारी जानकारी देंगे, है ना। तो ये दिया गया है आपका फ्राइड ने, किसके द्वारा दिया गया है, फ्राइड के द्वारा दिया गया मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को, है ना, या फिर कह सकते हैं कि मनोलैंगिक विकास का जो सिद्धांत है फ्राइड के द्वारा दिया गया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे, इन्होंने देखिए इसमें अवस्था भी बताई है, तो सबसे पहले एक एक करके जानेंगे कि मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया है। कितनी इन्होंने अवस्थाएं बताई है, तो 5 अवस्था बताई, पांचों की पांचों इंपोर्टेंट, उनकी अवधि भी यहां पर बताई गई है। 5 अवस्थाओं में मुख्य अवस्था पहली अवस्था है, दूसरी गुदी अवस्था है, तीसरी लैंगिक अवस्था है, चौथी आदर्शिता अवस्था है और 5वीं आपकी जननेंद्रिय अवस्था है। यहां पर इन्हें क्रम वाइज भी आपको याद रखना है, कौन से पहले नंबर पर, कौन सी दूसरी है, कौन सी तीसरी है, कौन सी चौथी और कौन सी 5वीं है। इनकी अवधि की बात करें तो मुख्य अवस्था आपके जन्म से 18 माह की होती है, है ना। गुदी अवस्था आपकी 18 माह से 3 वर्ष की होती है। लैंगिक अवस्था आपके 3 वर्ष से 5 वर्ष तक की होती है। आदर्श अवस्था आपके 5 वर्ष से 12 वर्ष तक की होती है। और जो जननेंद्रिय अवस्था होती है 12 वर्ष से अधिक की अवस्था होती है। तो इन 5 अवस्थाएं और इनकी अवधि के बारे में आपको पता होना चाहिए। फ्राइड का मनोलैंगिक मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, काफी प्रश्न इससे निकल के आते हैं। तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो फ्राइड के द्वारा दिया गया है। कहाँ के निवासी थे फ्राइड, तो ये ऑस्ट्रेलिया वीना के रहने वाले थे, है ना। इन्होंने मन के कितने स्तर बताए, पूछा जाता है सीधा सीधा, मन के फ्राइड के द्वारा कितने स्तर बताए गए, 3 स्तर बताए गए। कौन कौन से हैं, तो वो आपका चेतन मन है, अर्धचेतन मन है और अचेतन मन है। चेतन मन को इन्होंने 10% यानी कि भाग 1/10 भाग है, और अचेतन मन को 90% यानी 9/10 भाग है। यहाँ पर प्रतिशत भी आपको ध्यान में रखना है, साथ साथ आपको भाग के बारे में भी पता होना चाहिए। इसी प्रकार के यूपीटेट एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। मन के आधार पर फ्राइड ने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा गया है ये पूछा जाता है, तो ये भाग भी 3 है आपके। इड, ईगो, सुपर ईगो के बारे में तो आपने सुना होगा, किसके द्वारा दिया गया है, तो ये फ्राइड के द्वारा दिया गया है, इदम, अहम और पराहम। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि फ्राइड ने जो मूल प्रवृत्तियां हैं, जैसे मैकडोवेल के बारे में आपको पता होगा, इन्होंने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्ति दी है, लेकिन फ्राइड ने कितने प्रकार की मूल प्रवृत्तियां दी हैं, तो 2 प्रकार की। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है आपसे, जो जीवन मूल प्रवृत्ति है और मृत्यु मूल प्रवृत्ति है किसके द्वारा दी गई है, तो आपको पता होना चाहिए फ्राइड के द्वारा दी गई है। जीवन मूल प्रवृत्ति जिसे इरोस भी कहा जाता है, और मृत्यु मूल प्रवृत्ति जिसे थेनाटोस भी कहा जाता है, दोनों फ्राइड के द्वारा दी गई मूल प्रवृत्तियां हैं। और मन की तुलना बर्फ से किसके द्वारा की गई, तो आपको पता होना चाहिए फ्राइड के द्वारा की गई है। आगे हम देखेंगे अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यहां कथन किसके द्वारा किया गया। यहां पर देखिए अधिगम से संबंधित कथन पूछा गया है, और अधिगम से जितने भी इंपोर्टेंट कथन है वो सारे के सारे इसके बाद रखे गए हैं, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इसका आंसर जान लेते हैं कि यहां पर जो दिया गया कथन है ये किसके द्वारा दिया गया, गेट्स, वार्न, मॉर्गन और गिलेन, स्किनर या फिर क्रोनबेक। तो यहां पर जो दिया गया कथन है अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन गेट्स व अन्य के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा, गेट्स व अन्य के द्वारा दिया गया, यहां पर आप देख सकते हैं। तो यह कथन आपको बता चुका हूं। यदि आपसे पूछा जाए कि अधिगम या सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप प्राणी के व्यवहार में कुछ परिमार्जन है जो कम से कम कुछ समय के लिए प्राणी द्वारा धारण किया जाता है, यहां पर जो कथन है ये किसके द्वारा दिया गया, तो मॉर्गन और गिलेन के द्वारा दिया गया कथन है। यदि स्किनर के बारे में आपसे पूछा जाता है कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया, तो स्किनर के द्वारा दिया गया। व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम में यदि ये पूछा जाए कि ये किसका कथन है, तो आपको पता होना चाहिए गिलफोर्ड का कथन है, और काफी इंपोर्टेंट कथन है। व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम है, ये गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया। क्रोनबेक के अनुसार कौन सा कथन दिया गया अधिगम का, कि सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में बदलाव द्वारा व्यक्त होता है, ये किसके द्वारा कहा गया, तो क्रोनबेक के द्वारा कहा गया। क्रो एंड क्रो के बारे में पूछे,
कि इनके द्वारा कौन सा कथन दिया गया, या पूछा जाए कि सीखना आदतों ज्ञान और अभिवृत्ति का अर्जन है, ये किसके द्वारा कहा गया, तो क्रो एंड क्रो के द्वारा कहा गया। और हिलगार्ड नवीन परिस्थितियों में अपने आप को ढालना या अनुकूलित करना ही अधिगम में, ये किसके द्वारा दिया गया कथन है, तो हिलगार्ड के द्वारा दिया गया कथन है। सारे के सारे इंपोर्टेंट हैं, एक बार सभी के सभी पढ़ लीजिएगा, है ना। आगे हम बात करें अगले प्रश्न की। गोल्डमैन, गोल्डमैन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इंपोर्टेंट है। गोल्डमैन निम्न में से किससे संबंधित है, सामाजिक बुद्धि से है, संवेगात्मक बुद्धि से है, आध्यात्मिक बुद्धि से, या फिर सामान्य बुद्धि से है। तो यहाँ पर गोल्डमैन के बारे में पूछा गया, तो आपको सभी को पता होगा ये किससे संबंधित है, संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। इनसे संबंधित देखिए गोल्डमैन के द्वारा एक पुस्तक भी लिखी गई है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो डेनियल गोल्डमैन के द्वारा दिया गया। इनका पूरा नाम है डेनियल गोल्डमैन, और एक इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई, उसका नाम क्या है, सावयिक बुद्धि बुद्धि लब्धि से महत्वपूर्ण क्यों है। ये डेनियल गोल्डमैन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है और काफी इंपोर्टेंट, यदि एग्जाम में पूछे तो आपको पता होना चाहिए। ये डेनियल गोल्डमैन की पुस्तक है, और एक प्रश्न पुस्तक से प्रश्न पूछा ही जाता है आपके यूपी टेट एग्जाम में। अगला प्रश्न है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान। देखिए गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई थी, फ्रांज ब्रेंटानो, मैक्स वर्दिमर, एडगर रूबिन, या फिर कर्ट लेविन। काफी इंपोर्टेंट है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से संबंधित 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये जो आधारशिला रखी गई थी, ये मैक्स वर्दिमर द्वारा रखी गई थी। यदि पूछा जाए जो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के जनक कौन है, जनक के बारे में पूछा जाए, तो वो भी आपके मैक्स वर्दिमर होंगे, है ना। मैक्स वर्दिमर गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के जनक हैं। यहाँ पर आपको दिया भी गया है कि जर्मन मनोविज्ञान, इसमें जो आपकी गेस्टाल्टवाद है, इसमें कौन कौन से मनोविज्ञान थे, तो वर्दिमर थे, आपके कोहलर थे, कोपका थे, लेविन थे। ये सभी जो मनोविज्ञान है ये गेस्टाल्टवाद के अंतर्गत आते हैं। ये प्रवर्तक है इसके। और ये जनक के बारे में पूछे तो जनक कौन है, वो वर्दिमर है। और इसमें कोहलर ने कौन सा सिद्धांत दिया था, ये पूछा जाता है। अंतर्दृष्टि या फिर सूच का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो ये आपका दिया गया था कोहलर के द्वारा, जैसे गेस्टाल्टवादी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया। निरर्थक शब्दों का प्रयोग किसके द्वारा किया गया सीखने की सामग्री के रूप में, विलियम जेम्स, स्किनर, एबिंगहॉस, या फिर बार्टलेट। तो यहां पर आपका सही आंसर क्या होगा, देखिए किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है, तो यहां पर आपका सही आंसर होगा एबिंगहॉस। यहाँ पर एबिंगहॉस आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। थोड़ी सी जानकारी इनके बारे में दी गई है। जो हरमन एबिंगहॉस है, ये कहाँ के रहने वाले थे, जर्मन के मनोवैज्ञानिक थे ना। इन्होंने अधिगम की विषय वस्तु के रूप में निरर्थक शब्दांश का प्रयोग किया, निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है। और एबिंगहॉस ने स्मृति के प्रायोगिक अध्ययन का संचालन किया है। यदि पूछा जाए कि स्मृति के प्रायोगिक अध्ययन का संचालन किसके द्वारा किया गया है, तो एबिंगहॉस के द्वारा कहा गया है, किया गया है। इन्हें विस्मृति की अवस्था और रिक्ति प्रभाव की खोज के लिए भी जाना जाता है। रिक्ति प्रभाव की खोज के बारे में पूछे, विस्मृति के बारे में, स्मृति के बारे में पूछे, तो आपका एबिंगहॉस वहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। स्मृति का अध्ययन सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, तो ये एबिंगहॉस के द्वारा किया गया था। पूछा जाए कि स्मृति का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था सबसे पहले, तो ये एबिंगहॉस के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी, इन तीनों के बारे में पूछा जाता है ना। ये जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण है, ये किसके द्वारा किया गया था, क्रेचनर के, यूंग के, सेल्डन के, या फिर स्पेंजर के। तो जो अंतर्मुखी है, बहिर्मुखी और उभयमुखी है, इसका जो वर्गीकरण किया था ये यूंग के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, यूंग के द्वारा। तो इसकी संपूर्ण जानकारी यहाँ पर रखी गई है। देखिए व्यक्तित्व को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पर्सनैलिटी कहते हैं, सभी को पता है ना। और पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से हुई। कहाँ से, लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से हुई है। और पर्सोना का अर्थ होता है मुखौटा या फिर नकाब, इसका अर्थ होता है। और साधारण शब्दों में हम कहें तो व्यक्तित्व किसी भी व्यक्ति के भारी वेशभूषा को प्रदर्शित करता है, इसे क्या कहते हैं, व्यक्तित्व कहा जाता है। और युंग ने व्यक्तित्व के कितने भाग बताए हैं, तो 3 भाग बताए। कितने, 3, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी व्यक्तित्व, 3 भाग बताए हैं। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब इनके बारे में भी मैंने आपको जानकारी दी है, जो कि यहां पर आप देख सकते हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व के जो लोग होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति संकोची, एकांत प्रिय होते हैं, लज्जाप्रिय होते हैं, जल्दी घबराने वाले होते हैं, आत्मकेंद्रित होते हैं, आत्मचिंतन तथा असामाजिक प्रवृत्ति के होते हैं। और ये व्यक्ति दूसरों से बोलने तथा मिलने में हिचकिचाते नहीं हैं, शीघ्र दुखी हो जाते हैं। इन व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार की पुस्तकें पढ़ना अच्छा लगता है। ये जितने भी मैंने आपको यहाँ पर बात कही है, सभी यदि आ जाए या फिर 1-2 इसमें से पूछी जाए, तो आपको पता होना चाहिए ये किसकी विशेषता है, तो अंतर्मुखी की विशेषता है। इस प्रकार की विशेषता यानी कि पुस्तक पढ़ना, है ना, शीघ्र दुखी हो जाना,
ये व्यक्ति दूसरों से बोलने तथा मिलने में हिचकिचाते नहीं। अंतर्मुखी व्यक्ति वाले व्यक्ति संकोची एकांत प्रिय होते, लज्जा प्रिय होते, जल्दी घबराने वाले, आत्म केंद्रित, आत्मचिंतन तथा असामाजिक प्रवृत्ति के होते हैं। तो ये जितनी भी विशेषता इसके माध्यम से बताई गई है ये सभी के सभी अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की होती हैं। बहिर्मुखी व्यक्तित्व की बात करें तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व जो है वो कुशल, चिंता मुक्त, आशावादी होते, आक्रामक तथा लोकप्रिय प्रवृत्ति के होते हैं। और बहिर्मुखी व्यक्ति तो सामाजिक प्रवृत्ति के होते हैं और समाज के कार्यों में इनका विशेष ध्यान रहता है। यह व्यक्ति मिलन प्रिय होते तथा खेलकूद में रुचि लेते हैं। जितनी भी विशेषता बताई हैं ये किसकी हैं? आपकी बहिर्मुखी व्यक्तित्व की है। यहाँ पर उभयमुखी की हम बात करें तो जो अभी हमने बात की कि इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं उनमें इन दोनों के गुण पाए जाते हैं। उभयमुखी में वो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों प्रकार के जिस व्यक्ति में गुण पाए जाते हैं वो कौन सी मुखी होती है? तो वो उभयमुखी होती है। ना किस प्रकार के व्यक्ति होते हैं? तो वो उभयमुखी प्रकार के व्यक्ति होते हैं। तीसरा जो उभयमुखी है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। यदि पूछा जाए तो आपको इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। देखिए भारतीय दृष्टिकोण से पूछे कि भारतीय दृष्टिकोण से व्यक्तित्व कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। सत्वगुणी होता है, रजोगुणी होता है और तमोगुणी होता है। 3 प्रकार के यदि पूछे कि सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी ये किसके दृष्टिकोण से ये 3 प्रकार के व्यक्तित्व है तो आपको पता होना चाहिए भारतीय दृष्टिकोण से, है ना। क्रेस्मर के बारे में पूछा जाता है कि क्रेस्मर ने शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व के कितने प्रकार, यहाँ पर यह भी पूछा जाता है कौन से गुण, तो यह पता होना चाहिए आपको शारीरिक गुण के आधार पर। व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए, कितने? 4। पिकनिक, एस्थेनिक, एथलेटी और डिस्प्लास्टिक, ये जो 4 प्रकार है ये क्रेस्मर के द्वारा शारीरिक गुणों के आधार पर बताया गया है। यदि सेल्डन ने व्यक्तित्व के बारे में पूछे कि सेल्डन ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए तो 3 प्रकार बताए, लंबाकार, गोलाकार और आयताकार, इसे सुडोल भी कहा जाता है और ये पूछा भी गया है तो आपको पता होना चाहिए लंबाकार, गोलाकार और आयताकार, ये सेल्डन ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए, है ना। आगे हम बात करें अगले प्रश्न की, तो चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यहाँ कथन दिया गया है। यहाँ पर जो चिंतन का कथन दिया गया है संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, ये किसके द्वारा दिया गया है? डीवी द्वारा, गिलफोर्ड द्वारा, क्रूज के द्वारा या फिर रास के द्वारा। यहाँ पर दिया गया कथन किसका है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा यह रास के द्वारा दिया गया कथन। किसके द्वारा? रास के द्वारा दिया गया कथन। यहाँ पर कुछ और चिंतन संबंधित यहाँ पर कथन रखे गए हैं जो कि विकल्प के आधार पर रखे गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चिंतन के बारे में आपको बता चुका हूं मैं, रास के बारे में बता चुका हूं। देखिए गिलफोर्ड के बारे में पूछे कि चिंतन एक मनोवैज्ञानिक क्रिया है जैसे जीवन पर आधारित कोई भी प्रक्रिया होती है, तो ये किसके द्वारा कहा गया? तो गिलफोर्ड के द्वारा कहा गया। संकल्पनाओं का पुनर्गठन ही चिंतन है, ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कोल्सनिक के द्वारा कहा गया। चिंतन किसी समस्या का हल खोजने की मानसिक क्रिया है, ये किसके द्वारा कहा गया? तो आपको पता होना चाहिए वुडवर्थ के द्वारा कहा गया। और किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूलभूत आधार है, काफी इंपोर्टेंट है, तो ये क्रो एंड क्रो के द्वारा कहा गया। ये 4 जो मैंने आपको चिंतन से संबंधित परिभाषा बताई इंपोर्टेंट है, इनको भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है आपका मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम पूछा गया है, प्रयोग किसके द्वारा किया गया? थॉर्नडाइक, गिलफोर्ड, स्पीयरमैन या फिर बीने साइमन। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसके बारे में भी सारी जानकारी दूंगा। तो यहाँ पर जहां पर मानसिक आयु का प्रत्यय के बारे में पूछे, सर्वप्रथम के बारे में पूछे तो बीने साइमन होगा, है ना। मानसिक आयु के प्रत्यय का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था बीने साइमन के द्वारा किया गया था। यहाँ पर सारी जानकारी रखी गई, एक एक करके हम इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मानसिक आयु का प्रत्यय बीने साइमन द्वारा दिया गया था। यदि आपसे पूछे कि सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था और कब किया गया था, तो इंग्लैंड के फ्रांसीसी गाल्टन ने कब किया था? 1885 में। यहाँ पर गाल्टन के बारे में प्रश्न पूछा गया है और यह भी पूछा गया सीधा सीधा कि सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है, आगे मैं आपको बताऊंगा। तो गाल्टन के द्वारा किया गया, कब किया गया? 1885 में। मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग कब किया था, किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा केटल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग केटल के द्वारा किया गया था। सबसे पहला बुद्धि परीक्षण कौन सा होगा आपका? बीने साइमन बुद्धि परीक्षण। कब तैयार किया गया था? सन पूछे तो ये 1905 है ना, और ये पहला बुद्धि परीक्षण है बीने साइमन बुद्धि परीक्षण, है ना। आगे बात करें सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि का जो आईक्यू जो सूत्र है
वो किसके द्वारा दिया गया था, ये पूछा जाता है और काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। विकल्प में स्टर्न दे रखा होता है, कोहलमान नहीं दे रखा होता है, लेकिन आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो याद रखिएगा स्टर्न है। स्टर्न और कोहलमान ये दोनों ही सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि आईक्यू सूत्र देने वाले थे, आईक्यू का सूत्र है ना, और कब दिया था 1912 में। और इनके द्वारा कौन सा सूत्र दिया था बुद्धि लब्धि का, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। यदि पूछे कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु जो सूत्र है ये किसके द्वारा दिया गया, तो ये स्टर्न और कोहलमान के द्वारा दिया गया, लेकिन इसमें संशोधित किया गया था। अब वो संशोधित किसके द्वारा किया गया था, तो टर्मन के द्वारा किया गया था। 1912 में सर्वप्रथम दिया गया था बुद्धि लब्धि, 1916 में इसको संशोधित किया था टर्मन द्वारा। इनके द्वारा क्या संशोधित किया गया था, इनके द्वारा इंटू 100 लगा दिया गया था, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, है ना। ये बुद्धि लब्धि का सूत्र किसके द्वारा दिया गया था, तो टर्मन के द्वारा दिया गया था। प्रश्न में पूछा जाता है कि सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि का सूत्र किसके द्वारा दिया गया, तो वहां पर स्टर्न और कोहलमान आपको लगाना है, और बुद्धि लब्धि का संशोधित सूत्र किसके द्वारा दिया गया था, तो टर्मन के द्वारा दिया गया था। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित, है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया है, लेमार्क का सिद्धांत है, हैरिसन का है, डार्विन का है, या फिर मैकडूगल का है। काफी इंपोर्टेंट सिद्धांत एग्जाम में पूछा गया है। तो ये जो सिद्धांत है डार्विन का सिद्धांत है। किसका है, डार्विन का सिद्धांत है। यदि आपसे पूछा जाए विकासवाद का जनक, विकासवाद का जनक कौन है, तो आपको पता होना चाहिए वो कौन होंगे, डार्विन होंगे। या आपसे पूछा जाए क्रमिक विकास का सिद्धांत, क्रमिक विकास का सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया है, तो ये भी आपका डार्विन के द्वारा दिया गया। याद रखिएगा, विकासवाद का जनक डार्विन को कहा जाता है, या फिर क्रमिक विकास का जो सिद्धांत है वो भी डार्विन के द्वारा दिया गया है। आगे सारी जानकारी लिखी गई है और आप यहां पर आसानी से पढ़ सकते हैं। यहां पर देखिए, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित सिद्धांत, ये क्या है, एक प्रकार का क्या है, ये वाक्यांश से जो प्राकृतिक चयन के तंत्र का वर्णन करने के तरीके के रूप में डार्विन ने विकासवादी सिद्धांत से उत्पन्न हुआ। देखिए, विकासवादी सिद्धांत के बारे में मैंने आपको बताया था, और यहां पर देखिए क्या है, ये एक प्रकार का वाक्यांश है, किसका, प्राकृतिक चयन का। यहां पर देखिए प्राकृतिक चयन के सिद्धांत को क्या कहा जाता है, या फिर प्राकृतिक चयन को क्या कहा जाता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहा जाता है। यदि पूछे तो आपको पता होना चाहिए। या फिर प्राकृतिक चयन के सिद्धांत के बारे में आपसे सीधा सीधा पूछे कि ये किसके द्वारा दिया गया है, तो ये आपका डार्विन के द्वारा दिया गया। सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और इसको क्या कहा जाता है, विकासवादी सिद्धांत को, तो इसे उपयुक्त जीवित सिद्धांत, योग्यतम की उत्तरजीविता के सिद्धांत के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और चार्ल्स डार्विन ने क्रम विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसे डार्विनवाद से भी जाना जाता है, डार्विनवाद के सिद्धांत के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, है ना। आगे हम बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि चार्ल्स डार्विन को विकासवाद का जनक भी कहा जाता है, चार्ल्स डार्विन को। और द ओरिजिन ऑफ स्पीच, यहाँ पर पुस्तक के बारे में बताया जा रहा है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीच जो पुस्तक है ये भी डार्विन के द्वारा 1850 के दशक में प्रकाशित की गई थी, जिसमें उन्होंने प्राकृतिक चयन के साथ साथ विकासवाद की अपनी समझ को परिभाषित किया था। तो जो जानकारी मैंने डार्विन के बारे में दी है आपको पता होना चाहिए, इनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए पुस्तक के बारे में पूछा गया, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग जो पुस्तक है, लेखक कौन है इसके, स्किनर है, गेने है, पावलाव या फिर थॉर्नडाइक है। यहाँ पर द कंडीशन ऑफ लर्निंग जो पुस्तक है इसके लेखक के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसके लेखक होंगे आपके गेने, R.M. गेने द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। बाकी और भी पुस्तकों के बारे में हम जानेंगे। कि साथ में आपको पता होना चाहिए कि पावलाव द्वारा, B.F. स्किनर और थॉर्नडाइक द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई। तो पावलाव द्वारा आपकी कंडीशंस रिफ्लेक्स जो पुस्तक है वो पावलाव के द्वारा लिखी गई है। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो पुस्तक है वो B.F. स्किनर द्वारा लिखी गई है। और थॉर्नडाइक द्वारा दो पुस्तकें लिखी गई जो कि इंपोर्टेंट है, एनिमल इंटेलिजेंस और एजुकेशन साइकोलॉजी। ये दोनों ही पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो दोनों ही पुस्तक आपके थॉर्नडाइक द्वारा लिखी गई पुस्तक है। 1 से 2 प्रश्न पुस्तक से संबंधित यूपी टेट एग्जाम में पूछी जाती है, तो आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करती है। यहाँ पर जो कथन दिया गया है सीखने के वक्र से संबंधित है, तो ये किसके द्वारा दिया गया है, स्किनर के, रॉस के, एबिंगहॉस के, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो दिया गया कथन है ये एबिंगहॉस के द्वारा दिया गया कथन है कि सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करता है। यहाँ कथन एबिंगहॉस के द्वारा दिया गया। और भी यहाँ पर कथन मैंने लिया हुआ है, जैसे कि यह तो आपको बता ही चुका हूं। यहाँ पर देखिए, अधिगम का वक्र किसी दी हुई क्रिया में उन्नति या अउन्नति का ब्यौरा कागज पर विवरण है। तो ये जो अधिगम का वक्र से संबंधित जो सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया है, तो ये चार्ल्स स्किनर के द्वारा दिया गया है
है ना। चार्ल्स स्किनर के द्वारा दिया गया कथन है और काफी इंपोर्टेंट कथन है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। यहाँ पर जो कथन है ये किसका है, आपका हरलॉक का है, पेटिनन का है, मैकडोगल का है या फिर रॉस का है। तो यहाँ पर जो दिया गया कथन है ये आपका हरलॉक का कथन है। किसका है, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। तो ये किसके द्वारा कहा गया है, हरलॉक के द्वारा कहा गया है। और भी यहाँ पर प्रश्न है हमारे, जैसे कि यहाँ पर मैंने बता दिया हरलॉक का कथन है। तो अगला प्रश्न है आपका अंतर्दृष्टि। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, अंतर्दृष्टि यानी कि सूझ द्वारा सीखने का जो सिद्धांत है वो कोहलर ने प्रयोग किया था। यहाँ पर देखिए दो तरह के प्रश्न बन रहे हैं। अंतर्दृष्टि यानी कि सूझ द्वारा जो सीखने का सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया है, कोहलर के द्वारा। इन्होंने किस पर अपना प्रयोग किया है, तो कुत्तों पर किया है, वनमानुष पर, बिल्ली पर या फिर चूहों पर। तो आपको सभी को पता है, इसके पहले वाले जो पार्ट है उसमें सारी जानकारी आपको दे चुका था, एक बार फिर दे दूंगा। कोहलर ने किस पर अपना प्रयोग किया है, तो इनके द्वारा सुल्तान नामक चिंपांजी यानी कि वनमानुष पर अपना प्रयोग किया है। यहाँ पर याद रखिएगा अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में। तो आगे हम बात करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपांजी वनमानुष पर अपना प्रयोग किया था। पावलाव के बारे में जाने तो शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत दिया था इन्होंने, किस पर अपना प्रयोग किया था, कुत्ते पर। थॉर्नडाइक की बात करें तो प्रयत्न और टूटी का सिद्धांत दिया था, इन्होंने किस पर प्रयोग किया था, बिल्ली पर किया था। स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था, इन्होंने किस पर प्रयोग किया था, तो चूहे पर इन्होंने 1930 में किया था और कबूतर पर इन्होंने 1943 पर किया था। इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, इन दोनों पर स्किनर के द्वारा प्रयोग किए गए हैं, तो प्रयोग के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, व्यवहारवादी रिक्तस्ता ने कहा है, किसके द्वारा कहा गया है कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो तुम चाहो वो मैं उन्हें बना सकता हूं। ये किसके द्वारा कहा गया, फ्रीमैन, न्यूमैन, वाटसन या फिर फोल्जिंगर। तो ये काफी इंपोर्टेंट है, काफी पॉपुलर कथन है और इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। सही आंसर क्या होगा यहाँ पर, तो सही आंसर आपको सभी को पता होगा, वाटसन है ना। वाटसन व्यवहारवादी हैं और इनके द्वारा कहा गया है कि मुझे नवजात शिशु दे दो और मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या फिर जो चाहूं बना सकता हूं, या फिर जो तुम चाहो वो मैं उसे बना सकता हूं। तो ये वाटसन का कथन है ना। तो सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। फ्रायड के अनुसार यहां पर देखिए 4 कथन दिए हुए हैं और 4 कथन में से यानी कि 3 कथन दिए, चौथा विकल्प उपरोक्त में से कोई नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि फ्रायड का कथन कौन सा है। ग्रहण किए या सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मरण कहते हैं। क्या ये फ्रायड का कथन है? तो यहां पर यह फ्रायड का कथन नहीं है। ये किसका कथन है, यहां पर लिखता भी जाता हूं, यह मन का कथन है। किसका है, मन के द्वारा कहा गया है कि ग्रहण किए या सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या फिर पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मरण कहते हैं। यह मन का कथन है ना। आगे हम बात करें, विस्मरण का अर्थ है किसी समय प्रयत्न करने पर भी किसी पूर्व अनुभव या स्मरण करने या पहले की सीखी हुई किसी क्रिया को करने की असफलता। ये जो विस्मरण का जो कथन है ये किसके द्वारा दिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए, ये ड्रेवर के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा, ड्रेवर के द्वारा दिया गया कथन है। अब तीसरा वाला विकल्प पढ़ लेते हैं। विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। यह कथन किसका है, तो यह कथन फ्रायड का होगा। तो किसका कथन पूछा गया था, फ्रायड का। तो फ्रायड का कथन कौन सा होगा, आपका तीसरा वाला। इन दोनों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, मन का कथन है और ये ड्रेवर का कथन है। यहां पर लिखा भी हुआ है तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। सघनन सिद्धांत, ये पूछा गया है। सघनन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? सघनन सिद्धांत अधिगम से, अभिप्रेरणा से, स्मृति से या फिर सृजनात्मकता से। तो सभी को पता होगा इसका सही आंसर क्या होगा, स्मृति होगा, है ना। जो सघनन सिद्धांत हैं ये स्मृति से संबंधित है। किससे है, स्मृति से। तो सघनन का जो सिद्धांत है वो स्मृति से संबंधित है और यहाँ एक मानसिक प्रक्रिया है। क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति धारण की गई विषय वस्तु का पुनः स्मरण करके उसे चेतना मन में लाकर उसका उपयोग करता है। या फिर कह सकते हैं कि सघनन सिद्धांत दीर्घकालीन स्मृति की व्याख्या करता है। दीर्घकालीन लंबे समय तक, यानी कि दिनों, हफ्तों, महीनों और वर्षों में जो सघनन सिद्धांत में स्मृति है वो दीर्घकालीन होती है, स्थिर रहती है। दिनों में रहती है, हफ्तों में, महीनों में या फिर वर्षों में कह सकते हैं ये स्थिर रहती है, इसलिए इसे दीर्घकालीन स्मृति भी कहते हैं। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। पूछा जाए कि किस प्रकार की व्याख्या करती है, तो दीर्घकालीन स्मृति की व्याख्या करती है और इस प्रक्रिया को सघनन के रूप में जाना जाता है, जो स्मृति दिनों, हफ्तों, महीनों और वर्षों में स्थिर हो जाती है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है, तो सघनन के रूप में जाना जाता है। आगे हम बात करें क्षेत्र सिद्धांत की।
क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है? व्यवहारवादी है, संरचनावादी है, मनोविश्लेषण का है या फिर गेस्टाल्टवादी है? कौन सा है? तो यहां पर देखिए क्षेत्र सिद्धांत। अब क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया है, यदि ये पता होगा तो आप आसानी से आंसर लगा सकते हैं। क्षेत्र सिद्धांत तो ये लेविन द्वारा दिया गया है, लेविन, कर्ट लेविन। और लेविन के बारे में थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, किसके अंतर्गत आता है ये वैज्ञानिक? गेस्टाल्टवादी। गेस्टाल्टवादी सिद्धांत में मैंने आपको क्या बताया था? वर्दिमर बताया था, कर्ट बताया था, कोफ का बताया था, कोहलर, कर्ट लेविन, इन सभी वैज्ञानिकों के बारे में थोड़ी देर पहले बताया था। सभी के सभी किसके अंतर्गत आते हैं? गेस्टाल्टवादी सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। आगे हम बात करेंगे, सारी जानकारी यहां पर दी हुई है, यहां पर आप देख सकते हैं। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? आपके कर्ट लेविन है। और यहाँ गेस्टाल्टवादी वर्ग का सिद्धांत है लेविन का क्षेत्र सिद्धांत। सामान्य शब्दों में यहाँ कहता है कि मानव व्यवहारिक व्यक्ति और वातावरण दोनों का प्रतिफल है, जिसे सांकेतिक रूप यहाँ पर दिया हुआ है, इसके द्वारा इसको प्रदर्शित किया हुआ है। B बराबर F या फिर PEB इसे कहते हैं, इसके द्वारा इसको प्रदर्शित किया जा सकता है। और गेस्टाल्टवाद में कौन कौन से वैज्ञानिक आते हैं? मैक्स वर्दिमर, कर्ट कोफ का, कोहलर और कर्ट लेविन, है ना। ये सभी के सभी जो वैज्ञानिक है ये गेस्टाल्टवादी वैज्ञानिक है। और जनक कौन है गेस्टाल्टवाद के? तो मैक्स वर्दाइमर है। यहाँ पर व्यवहारवादी के बारे में जानकारी आपको पता होना चाहिए, मनोविश्लेषणवादी, संरचनावादी। तो व्यवहारवादी के जनक आपके वाटसन है। मनोविश्लेषणवाद की बात करें तो सिगमंड फ्रायड है या प्रतिपादक कह सकते हैं। तो संरचनावादी के कौन है? विलियम वुंट और एडवर्ड टिचनर, है ना। इन तीनों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। इन तीनों के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम में, ठीक है। अगला प्रश्न स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण के बारे में पूछा गया है कि स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण किसका मापन करता है? व्यक्तित्व का, पढ़ने की दक्षता का, बुद्धि का, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सभी को पता है, सरल सा प्रश्न है। सॉरी, स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण किसका मापन करता है? तो ये बुद्धि का मापन करता है। किसका? बुद्धि का। यहां पर थोड़ी देर पहले मैंने इसकी जानकारी भी आपको दी थी। स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण बुद्धि का मापन करता है ना। और सबसे पहला बुद्धि परीक्षण कौन सा? थोड़ी देर पहले बताया था, बीने साइमन परीक्षण है, अल्फ्रेड बीने परीक्षण, है ना, 1905 में। और साइमन की यहाँ पर सबसे पहला बुद्धि परीक्षण 1905 में अल्फ्रेड बीने ने साइमन की मदद से फ्रांस में किया था, जो कि साइमन बुद्धि परीक्षण, बीने साइमन बुद्धि परीक्षण के नाम से जाना जाता है ना। और इस बुद्धि परीक्षण में कितने प्रश्न थे? यहाँ पर जो पहला बुद्धि परीक्षण है उसके बारे में जानकारी दी जा रही है ना। जो पहला बुद्धि परीक्षण है तो कितने प्रश्न थे? 30 प्रश्न। इस बुद्धि परीक्षण में 30 प्रश्न थे, जो कि 3 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए उपयुक्त थे। यहाँ पर यह भी पता होना चाहिए कितने वर्ष के बालकों के लिए उपयुक्त थे, तो 3 से 14 वर्ष के लिए उपयुक्त थे। उसके बाद इसे संशोधित भी किया गया था, 1908 में किया गया था, 1911 में, 1916 में। इस प्रकार से प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि पहली बार इसे कब संशोधित किया गया था, या फिर 1908 के बाद कब संशोधित किया गया था, या फिर 1911 के बाद कब संशोधित किया गया था। तो आपको पता होना चाहिए 1908 में किया गया था, 1916 में, 1911 में और 1916 में इसे संशोधित किया गया था। और 1916 में अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर टर्मन की अध्यक्षता वाली कमेटी में प्रश्नों की संख्या 30 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? 90, है ना। इस बीच और भी संख्याओं का बढ़ना हुआ था, लेकिन 1916 में कितनी कर दी गई थी? 90 कर दी गई थी। और ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर पहले बुद्धि परीक्षण में कितनी थी संख्या? 30 थी, है ना। और अब कितनी है? 90 है। तो इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। सबसे पहला बुद्धि परीक्षण 1905 में अल्फ्रेड बीने ने साइमन की मदद से फ्रांस में बनाया था, है ना, जिसको बीने साइमन परीक्षण, जिसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। अगला प्रश्न है, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। यहाँ कथन किसका है? यहाँ पर सीखने का जो पठार है उससे संबंधित यहाँ पर कथन पूछा गया है। तो ये किसके द्वारा कहा गया कथन है? हॉलिंगवर्थ, रॉस, स्किनर या फिर गेट्सवान ने। तो यहाँ पर जो दिया गया कथन है यह रॉस के द्वारा दिया गया कथन है। अगला प्रश्न है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बाहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। इसके अंतर्गत एक और जोड़ लीजिएगा, उभयमुखी। थोड़ी देर पहले इन तीनों के बारे में बताया था कि फ्रायड है, जुंग है, मन है या फिर आलपोर्ट है। तो जुंग के बारे में मैंने आपको बताया था अंतर्मुखी व्यक्तित्व, बाहिर्मुखी व्यक्तित्व एवं उभयमुखी व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण है वो जुंग के द्वारा किया गया था। यहाँ पर यह सारी जानकारी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको दी थी। चाहे तो आप इसको पुश करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, डबल से नहीं पढ़ूंगा मैं। जुंग कितने व्यक्तित्व के 3 भाग बताए, कौन कौन से बताए हैं, है ना, इनके बारे में मैंने आपको बताया था।
यदि आपने नहीं देखा तो वीडियो को पोस्ट करके पढ़ लीजिएगा या फिर पीछे जाइएगा तो आपको जो प्रश्न है वो मिल जाएगा, है ना। विकास का परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं एवं नवीन योग्यता प्रकट होती है। यह कथन किसके द्वारा किया गया? गेसेल के, हरलॉक के, मेरेडिथ के या फिर डगलस और हॉलैंड के। विकास के बारे में जो कथन पूछा गया है तो ये किसके द्वारा कहा गया कथन है, ये किसका कथन है, तो आपको पता होना चाहिए। ये जो कथन होगा आपका हरलॉक द्वारा दिया गया कथन है कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। यह हरलॉक के द्वारा दिया गया कथन है। यहाँ पर देखिए गेसेल का कथन भी मैंने रखा है। गेसेल के द्वारा कहा गया है कि विकास एक निश्चित क्रम में होता है। यह कथन किसका है तो आपको पता होना चाहिए, गेसेल का कथन है। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया? मैंने आपको बताया था फ्राइड ने 2 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई है, जीवित और मृत्यु, है ना। जीवन और मृत्यु आप इससे याद रख सकते हैं। वहां पर मैंने बताया था 14 प्रकार की मूल प्रवृत्ति किसके द्वारा वर्गीकृत किया गया है। मूल प्रवृत्तियों को ड्रेवल, मैकडूगल, थॉर्नडाइक या फिर वुडवर्थ। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था मैकडूगल, है ना। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से मैकडूगल के द्वारा वर्गीकृत किया है। अब कितने प्रकार की? 14 प्रकार की। कौन कौन सी, उनके बारे में भी हम जानकारी देंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं, विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में कुल कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई? 14 प्रकार की। किस पुस्तक में बताई यदि पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी नामक जो पुस्तक है इसमें 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई। किसके द्वारा? मैकडूगल के द्वारा। अब मूल प्रवृत्ति किसे कहते हैं? यदि हम सरल शब्दों में जाने तो मनुष्य जो कार्य बिना सीखे हुए जन्मजात या प्राकृतिक प्रेरणाओं के आधार पर करता है उसे क्या कहा जाता है? उसे मूल प्रवृत्ति कहा जाता है। और इसमें संवेग किसे कहा जाता है? क्योंकि संवेग भी इनके द्वारा बताए गए हैं। तो संवेग किसे कहा जाता है? तो सरल शब्दों में हम कहें तो अंदर के भाव जब बाहर की तरफ गति करते हैं या फिर अंदर के भाव का बाहर होना ही संवेग है या इमोशन है ना। इंग्लिश में संवेग को क्या कहते हैं? इमोशन कहते हैं। और साथ में मूल प्रवृत्ति के जनक के बारे में पूछे और पूछा ही जाता है कि मूल प्रवृत्ति के जनक कौन है या फिर मूल प्रवृत्ति के प्रतिपादक कौन है, तो वो आपके विलियम मैकडूगल होंगे। कौन होंगे? विलियम मैकडूगल होंगे। अब 14 प्रकार की मूल प्रवृत्ति यहाँ पर दी गई है। मूल प्रवृत्ति आपकी पलायन है, युयुत्सा है, निवृत्ति है, संतान की प्राप्ति है, शरणागत है, काम है, जिज्ञासा है, दैन्य है, आत्मगौरव है, सामूहिकता है, भोजन है, स्वामित्व है, चनात्मकता है और हास्य है। ये 14 प्रकार की जो मूल प्रवृत्ति है किसके द्वारा बताई गई? मैकडूगल के। यहाँ पर जो इस साइड में लिखे हुए हैं ये संवेग लिखे हुए हैं और संवेग को आपके द्वारा ही आराम से पढ़ लेना है और पढ़ना ही है क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। यदि आपसे पूछा कि भोजन का संवेग कौन सा है जो मैकडूगल के द्वारा बताया गया तो आपको पता होना चाहिए वो क्या होगा? भूख होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न यूपीटेट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन किसका है? डमविल का है, रास का है, मन का है या फिर मैकडूगल का है? तो यहां पर जो दिया गया कथन है यह डमविल का कथन है कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन डमविल के द्वारा कहा गया कथन है ना। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था से संबंधित प्रश्न पूछा गया है और कथन है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है। ये यूपीटेट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। और किशोरावस्था, बाल्यावस्था और शैशवावस्था पर लगभग 150 प्रश्न मैं आपको दे चुका हूं। यदि आपने ये वीडियो देख लिया यानी कि कुछ समय पहले ही 135 प्रश्न, सॉरी 150 नहीं 135 प्रश्न आपको दिया हूं। यदि ये वीडियो आपने देख लिया, वन लाइनर है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपको इस वीडियो को देखने में। उस वीडियो को देख लिया तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो कथन है ये किसके द्वारा दिया गया है तो आपको पता होना चाहिए ये कथन आपका स्टैनली हॉल द्वारा दिया गया है। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। और भी जो 3 विकल्प हैं यानी कि किशोरावस्था संबंधित जो इंपोर्टेंट कथन है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। स्टैनली हॉल के बारे में आपको बता ही दिया है। यदि आपसे पूछे कि किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत में प्रारंभ होता है और प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में समाप्त हो जाता है, यह कथन किसका है तो आपको पता होना चाहिए ब्लेयर, जोन्स एवं सिप्सन का कथन है। और जरसील्ड के अनुसार यदि किशोरावस्था वह अवस्था है जिससे मनुष्य बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ता है, यह कथन किसका है तो जरसील्ड का कथन है। और किशोर ही वर्तमान की शक्ति व भावी आशा को प्रस्तुत करता है और ये पूछा भी गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। किसका कथन है? क्रो एंड क्रो के द्वारा दिया गया कथन है। अगला प्रश्न है, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की? अभी देखिए यहाँ पर ग्रंथियों के आधार पर आपको बताना है, क्रेस्मर, यूंग, केनन या फिर स्पेंजर। तो यहाँ पर आपका 63 का आंसर होगा आपका केनन। ग्रंथियों के आधार पर पूछे, शरीर के आधार पर मैं आपको बता ही चुका हूं। ग्रंथियों के आधार पर पूछे तो ये केनन के द्वारा
व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा की है। अब इनके द्वारा हम बात कर लेते हैं कौन सी ग्रंथियां बताई है। तो 2 प्रकार की इनके द्वारा ग्रंथि बताई। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसके द्वारा की गई? कैनन की। कितने प्रकार की इन्होंने ग्रंथियां बताई है? 2 प्रकार की, वाहिनी ग्रंथियां और नलिक विहीन ग्रंथियां। ये 2 प्रकार की जो ग्रंथियां हैं ये कैनन के द्वारा बताई गई है। अब वाहिनी ग्रंथि किसे कहते हैं? तो वाहिनी ग्रंथियां नलिकाओं और चैनलों के माध्यम से अपने तरल पदार्थ का स्त्राव करती हैं और ये ग्रंथियां पाचन प्रक्रिया में भी मदद करती हैं और इस ग्रंथियों के अनुसार पाचन क्रिया ठीक हो तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है। वो कौन सी ग्रंथि है? वाहिनी ग्रंथि है ना। नलिका विहीन इसका नाम है ना, नलिका विहीन है, नलिक नहीं, नलिका विहीन ग्रंथि है ना। अब नलिका विहीन ग्रंथि, नलिका विहीन या फिर इसे अंतःस्रावी ग्रंथि भी कहते हैं। यह शरीर के विभिन्न हिस्सों के विकास और उनकी गतिविधियों की भावनात्मक स्थिरता और स्वभाव पर बहुत प्रभाव डालती है ना। कौन सी ग्रंथि डालती है? नलिका विहीन ग्रंथि। और इस ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित हार्मोन्स व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कितने प्रकार की नलिका विहीन ग्रंथि होती हैं? तो ये 3 प्रकार की होती है, थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि और अधिवक्र ग्रंथि। ये 3 प्रकार की ग्रंथियों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये किसके अंतर्गत आती है? नलिका विहीन ग्रंथि यानी कि जो अंतःस्रावी ग्रंथि है उसके अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। देखिए बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत या फिर त्रिकारक सिद्धांत, द्विकारक के बारे में पूछे या फिर त्रिकारक के बारे में पूछे, क्या थार्नडाइक, स्पीयरमैन, वर्नन या फिर स्टर्न? तो सभी को पता है द्विकारक सिद्धांत और त्रिकारक सिद्धांत स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया है। अब यहाँ पर बुद्धि के जितने भी इंपोर्टेंट सिद्धांत हैं यहाँ पर दिए हुए हैं, देखिए। और जो हमने फर्स्ट पार्ट है उसमें भी बताया है। तो यहाँ पर जो एक कारक सिद्धांत है, जैसे एक तत्व सिद्धांत पूछे या फिर एक कारक पूछे, अल्फ्रेड बीने के द्वारा दिया गया है एक कारक सिद्धांत। द्विकारक या फिर द्वितत्व, त्रिकारक या फिर त्रितत्व, ये दोनों ही सिद्धांत किसके द्वारा दिए गए हैं? तो दोनों ही सिद्धांत स्पीयरमैन के द्वारा दिए गए हैं। बहुकारक के बारे में काफी प्रश्न पूछे गए, यूपी टेट एग्जाम में आगे आएगा प्रश्न। तो बहुकारक के बारे में पूछे या फिर बहुतत्व के बारे में पूछे, यह थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया कथन है। समूहकारक या फिर समूहतत्व का सिद्धांत थ्रस्टन के द्वारा दिया गया है। प्रतिदर्श सिद्धांत या फिर नमूना सिद्धांत यह थॉमसन के द्वारा दिया गया है। त्रिआयाम सिद्धांत के बारे में पूछे तो ये गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया है। तरल व ठोस सिद्धांत के बारे में पूछे तो ये केटल के द्वारा दिया गया है। पदानुक्रम या फिर जो क्रमिक महत्व सिद्धांत हैं बर्ट एवं वर्नन के द्वारा दिया गया है। त्रिचापी या फिर जो त्रिघटकी सिद्धांत हैं स्टनबर्ग के द्वारा दिया गया है। लेवल फर्स्ट व लेवल 2 का जो सिद्धांत है जॉनसन के द्वारा दिया गया है। और बुद्धि का क और ख सिद्धांत ये भी इंपोर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए, ये हेब द्वारा दिया गया सिद्धांत है। तो जितने भी बुद्धि के इंपोर्टेंट सिद्धांत सभी के सभी यहाँ पर रखे गए हैं, इनको भी आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न है आपका, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। यहां जो कथन है ये किसके द्वारा दिया गया है? व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन है। गिलफोर्ड, स्किनर, क्रो एंड कोरे या फिर वुडवर्थ। इसके बारे में शायद मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था इस कथन के बारे में कि इंपोर्टेंट है और ये पूछा भी गया है। तो ये जो कथन है गिलफोर्ड के द्वारा कहा गया है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, ये गिलफोर्ड के द्वारा कहा गया है। और भी यहाँ पर देखिए कथन रखे गए हैं, गिलफोर्ड का मैं आपको बता ही चुका हूं। अब बात करते वुडवर्थ की। नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की क्रिया सीखना यानी कि अधिगम है। थोड़ी देर पहले ये पूछा गया था, है ना। तो वुडवर्थ का कथन है सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। यह BF स्किनर का कथन है। आदतों, अभिवृत्तियों तथा ज्ञान का अर्जन ही अधिगम है। ये क्रो एंड क्रो का कथन है। तो जितने भी कथन मैं आपको बता रहा हूं सभी के सभी इंपोर्टेंट है, इनको याद कर लेना है। अगला प्रश्न आपको आपका सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दिया हुआ है। देखिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, इसमें प्रतिमान बताना है कि कौन से किसके द्वारा प्रतिमान दिया गया है ना। ब्रूनर, आशुबेल, ग्लेजर और गार्डन। यहाँ पर 4 प्रकार के मनोवैज्ञानिक के बारे में लिखा हुआ है। इधर 5 प्रतिमान दिए हुए हैं, आपको सही जोड़ी का मिलान करना है। बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, साइनेटिक्स शिक्षण प्रतिमान, अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान, संप्रति उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान और प्रक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान, ये किसके द्वारा दी गई है? आपको ये सही जोड़ी मिलान करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसकी सही जोड़ी नीचे मिलान की है। यदि आप चाहे तो उत्तर इसका होगा आपका, देखिए सबसे पहले सही जोड़ी देख लेते हैं, उसके नीचे उत्तर भी लिखा हुआ है।
तो सही जोड़ी कैसी होगी, मैंने पांचों के पांचों लिखे हुए हैं ना। तो बुनियादी शिक्षण प्रतिमान ये किसके द्वारा दिया गया है, तो रॉबर्ट ग्लेजर द्वारा दिया गया है। साइनेटिक्स शिक्षण प्रतिमान ये विलियम्स गार्डन द्वारा दिया गया है। अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान ये आशुबेल के द्वारा। संपत्ति उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान ये जी ब्रूनर द्वारा। और प्रक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान ये रिचर्ड सचमेन द्वारा दिया गया है। तो इस प्रकार से आप सही जोड़ी मिलान करके आंसर को ढूंढ सकते हैं। तो ये पांचों जो प्रशिक्षण है, सॉरी प्रतिमान है, ये सारे के सारे इंपोर्टेंट है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से किनका नाम सूजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ, सूजन शास्त्र है ना, ये 2 से 3 बार पूछा गया है, 2 से 3 बार, 10 बार अभी तक यूपी टेट एग्जाम हुई है, उसमें 2 से 3 बार ये प्रश्न पूछा गया है, सूजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ नाम। क्रो एंड क्रो है, गॉल्टन है, रास या फिर वुडवर्थ है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा आपका गॉल्टन, है ना। थोड़ी देर पहले आपको बताया सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, गाल्टन के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, 1885, थोड़ी देर पहले ही बताया था। तो यहाँ पर देखिए सूजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ नाम कौन सा है, गाल्टन है ना। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि फ्रांसिस गाल्टन सूजन शास्त्र के पिता हैं। और सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग 1885 में किसके द्वारा किया गया था, फ्रांसीसी गाल्टन के द्वारा किया गया था। और बुद्धि से संबंधित इनका एक कथन है कि बुद्धि पहचानने व सीखने की शक्ति है। यदि पूछा जाता कि बुद्धि पहचानने व सीखने की शक्ति है किसके द्वारा कहा गया, तो गाल्टन के द्वारा ही कहा गया कथन है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है, यहाँ पर देखिए इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन, देखिए एक वीडियो हमने अपलोड किया था जिसमें कुछ सिद्धांत रखे थे, उसमें और मैं सिद्धांतों को ऐड करूंगा, उनके उपनाम या फिर उनको और किन किन नामों से जाना जाता है, इस प्रकार का एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसको देख लीजिएगा। 4 विकल्प इनके बारे में भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले आंसर जान लेते हैं कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है। समीपस्थ अनुबंधन है, नैमित्तिक अनुबंधन है, प्राचीन अनुबंधन है या फिर चिन्ह अनुबंधन है। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो दूसरा नाम होगा आपका नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत होगा। नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत का या फिर कह सकते हैं कि जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन को नैमित्तिक अनुबंधन के नाम से भी जाना जाता है। इसका बी वाला विकल्प सही होगा। बाकी हम यहाँ पर बात करें, पूरी बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, स्किनर के द्वारा। किस पर इन्होंने प्रयोग किया था, तो चूहे पर किया था। और क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का अन्य नाम क्या है या फिर दूसरा नाम क्या है, इसको और किस किस नामों से जाना जाता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसे नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत के नाम से, पुनर्बलन का सिद्धांत के नाम से, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत के नाम से, क्रियात्मक क्रिया प्रसूत सिद्धांत के नाम से, अभिक्रमिक अनुदेशन सिद्धांत, RS सिद्धांत, R टाइप सिद्धांत, R टाइप थ्योरी मतलब है ना, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत और साधनात्मक अनुबंध का सिद्धांत, इन सभी के नाम से जाना जाता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, है ना। या फिर इसके ये अन्य नाम है, इनको इस नाम से भी जाना जाता है। तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। विकल्प में आपने देखा होगा तो वहां पर समीपस्थ, वहां पर समीपस्थ अनुबंधन का सिद्धांत लिखा हुआ था। ये किसके द्वारा दिया गया, गुथ्री के द्वारा दिया गया है। और इसके बारे में थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था। इससे सामीप्यता सिद्धांत, स्थापन का सिद्धांत, एकर प्रयास का सिद्धांत, प्रतिस्थापन का सिद्धांत, एकरा प्रयास का सिद्धांत, वन ट्रायल थ्योरी, सब्स्टिट्यूशन थ्योरी के नाम से भी समीपस्थ अनुबंधन के सिद्धांत को जाना जाता है। अब बात करें प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत के बारे में कि प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, पावलोव के द्वारा दिया गया है। किस पर इन्होंने प्रयोग किया था, कुत्ते पर प्रयोग किया था। इसका अन्य नाम क्या है, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, है ना। यहाँ पर शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के नाम से, क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत के नाम से, संबंध प्रत्यावर्तन के सिद्धांत के नाम से, सहज अनुबंधन सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, परस्पर अनुबंध का सिद्धांत, अनुबंध का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, प्रतिवादी अनुबंधन का सिद्धांत, अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत, इन सभी के नाम से प्राचीन अनुबंध सिद्धांत या फिर शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत के जो ये उपनाम है या फिर इसके नाम से भी ये जाने जाते हैं, ये सिद्धांत, है ना। तो ये सारे उपनाम हैं, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। बात करें यहाँ पर चिन्ह अनुबंधन या फिर चिन्ह सिद्धांत, ये किसके द्वारा दिया गया है, तो टोलमैन के द्वारा दिया गया है ना। और किस पर इन्होंने प्रयोग किया था, तो याद रखिएगा टोलमैन ने भी कुत्ते पर प्रयोग किया था। किस पर, कुत्ते पर प्रयोग किया था भूल भुलैया परीक्षण में। याद रखिएगा किस पर प्रयोग किया था, भूल भुलैया परीक्षण में पूछ जाए तो कुत्ते पर प्रयोग किया था, है ना। इसके अन्य नाम क्या है, चिन्ह अनुबंध या फिर चिन्ह सिद्धांत के, तो चिन्ह अधिगम सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत को संकेत अधिगम सिद्धांत कहा जाता है, चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत कहा जाता है, ज्ञानात्मक मानसिक सिद्धांत कहा जाता है, अर्थपूर्ण व्यवहार सिद्धांत कहा जाता है, प्रत्याशा सिद्धांत कहा जाता है, प्रतीक अधिगम सिद्धांत कहा जाता है और उद्देश्य पूर्ण अधिगम सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके ये अन्य नाम है, इस नाम से भी चिन्ह अनुबंध सिद्धांत जाना जाता है जो कि टोलमैन के द्वारा दिया गया है। तो इनके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए, इनके उपनाम के या फिर अन्य नाम के बारे में। चलिए
अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। करने की मानसिक प्रक्रिया है, यहाँ कथन किसका है? कोल एवं ब्रूस का है, ट्रेवल का है, हिडान का है, डिहान का है, या फिर क्रो एंड क्रो का है? किसका कथन है? तो क्रो एंड क्रो का कथन है कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यहाँ पर और कथन दिए हुए हैं सृजनात्मकता से कि सृजनात्मकता एक मौलिक उत्पाद के रूप में मानव मन की ग्रहण करने, अभिव्यक्त करने और गुणांक करने की योग्यता एक क्रिया है। ये किसके द्वारा कहा गया है? तो कोल एवं ब्रूस के द्वारा कहा गया है। सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या फिर उत्पादन में है, तो ये कहा किसके द्वारा कहा गया कथन है? तो ड्रेवर के द्वारा कहा गया कथन है। सृजनात्मकता एक नया विचार है जिसका एक समस्या को हल करने में मूल्य है या एक वस्तु जो नए का उपयोग है, नई या उपयोगी है। ये जो कथन है ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये डिहान के द्वारा दिया गया कथन है। ये जितने भी कथन है इंपोर्टेंट है, इनके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? देखिए फिर से ये प्रश्न पूछा गया है ना, अन्य नाम है यानी कि इसको और किस नाम से जाना जाता है? उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत जो कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, या फिर शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत। कुछ समय पहले यानी कि जो प्रश्न गया उसके पहले मैंने आपको ये सारी जानकारी दी थी। यदि आपको पता होगा तो डायरेक्टली आप यहां पर आंसर लगा सकते हैं। क्या है आंसर? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है ना, पुनर्बलन का सिद्धांत क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत भी इसके नाम से भी इसको जाना जाता है ना, सिद्धांत का नाम है। तो इसके बारे में थोड़ी देर पहले आपको जानकारी दी थी है ना, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी, इसके उपनाम बताए थे, तो आप पुश कर लीजिएगा, वैसे मैं पढ़ चुका हूं। आगे उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, थॉर्नडाइक के बारे में मैंने नहीं बताया था, एक बार पढ़ लेते हैं। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? थॉर्नडाइक के द्वारा। प्रयोग किस पर किया था? बिल्ली पर है ना। इसके अन्य नाम क्या है? प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, अनुबंधन सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत, सिद्धांतवाद का सिद्धांत, इसे एसआर थ्योरी भी कहते हैं, संबंधवाद का सिद्धांत, सह संबंधवाद का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, ये इसके अन्य नाम है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत है ना, जो कि थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया। सूझ का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? आपका कोहलर के द्वारा दिया गया है। प्रयोग इन्होंने सुल्तान नामक चिंपांजी पर किया है। इसके अन्य नाम क्या है? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, समझ का सिद्धांत, गेस्टाल्ट सिद्धांत, गेस्टाल्टवादी सिद्धांत और पूर्णकारवाद सिद्धांत। ये किसके उपनाम है? सूझ के सिद्धांत, यानी कि जो आपका अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है उसके ये उपनाम है ना। प्राचीन अनुबंध सिद्धांत के बारे में मैंने आपको बताया था, पुश करके पढ़ लीजिएगा, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था इसके बारे में, जो पावलोव दुख के द्वारा किया गया सिद्धांत है, दिया गया सिद्धांत है और कुत्ते पर इन्होंने प्रयोग किया था है ना। आगे हम बात करेंगे, यहां पर देखिए सही जोड़ी का आपको मिलान करना है ना। एनिमल इंटेलिजेंस जो पुस्तक है ये किसके द्वारा दिया गया है? किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? पुनर्बलन की अनुसूची, सार गर्भित का नियम और अनुकूलन, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर दी गई और उत्तर भी दिया गया है। सही जोड़ी आप कैसे मिलान करेंगे ये यहाँ पर आपको बताया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एनिमल इंटेलिजेंस जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई? थॉर्नडाइक के द्वारा लिखी गई। पुनर्बलन की अनुसूची स्किनर है। सार गर्भित का नियम आपका गेस्टाल्ट द्वारा है और अनुकूलन आपका पियाजे है। तो इस प्रकार से आप सही जोड़ी मिलान कर सकते हैं और आंसर का चयन कर सकते हैं। अगला प्रश्न स्पीयरमैन ने दिया है, जो स्पीयरमैन ने दिया है वो आपको सभी को पता है, थोड़ी देर पहले बताया था। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, बुद्धि का समूहकारक सिद्धांत, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत या फिर बुद्धि का प्रक्रिया उन्मुख सिद्धांत, इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए थोड़ी देर पहले पूछा गया था कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। अब इसको घुमाकर पूछा गया है कि स्पीयरमैन का सिद्धांत, स्पीयरमैन ने कौन सा सिद्धांत दिया है। उत्तर आपका सेम ही है ना, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत ही दिया है ना, और किसके द्वारा दिया गया है? स्पीयरमैन के। तो ये इस प्रकार से प्रश्न ही पूछे जाते हैं आपके यूपीटेट एग्जाम में। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? आपका स्पीयरमैन द्वारा। त्रिकारक के बारे में पूछे तो भी किसके द्वारा दिया गया है? आपका स्पीयरमैन के द्वारा ही दिया गया है। सारे जितने भी बुद्धि के सिद्धांत हैं जो कुछ समय पहले मैंने आपको बताए थे वहीं के वहीं रखे हैं, पुश करके पढ़ लीजिएगा, मैं एक बार बता चुका हूं है ना, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, तो आप इसको आराम से इत्मीनान से पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रोजेक्ट विधि संबंधित है। प्रोजेक्ट विधि किससे संबंधित है? किलपेट्रिक से है, रूसो से, मोंटेसरी से या फिर फ्रोवेल से है। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट विधि के बारे में पूछा गया और काफी इंपोर्टेंट है, आगे इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर जो प्रोजेक्ट विधि संबंधित है वो किलपेट्रिक से। किससे है? किलपेट्रिक से संबंधित है। और भी यहाँ पर जो फ्रोबेल है, मौर्य, मोंटेसरी, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? जैसे प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक आपके किलपेट्रिक है, किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक आपके फ्रोबेल है, मोंटेसरी विधि के प्रतिपादक आपके मारिया मोंटेसरी है। तो इनके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए, आगे एग्जाम में पूछा जा सकता है।
अगला प्रश्न है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन किसके द्वारा किस सिद्धांत से संबंधित है, पूछा गया है। किस सिद्धांत से संबंधित है? एकीकरण का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत या फिर अंतः क्रिया का सिद्धांत। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, लेकिन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि निरंतरता का सिद्धांत है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो ये निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। तीसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न, जैसा कि टोटल मैंने आपको बताया था कितने प्रश्न होंगे, 75 प्रश्न होंगे, है ना। तो ये 75 प्रश्न आपके यहीं पर समाप्त हो जाएंगे। हेरिडिटरीजीनियस जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? गाल्टन है, हरलॉक है, वुडवर्थ है या फिर रॉस है? तो यहाँ पर जो दी गई पुस्तक है, इसके जो लेखक होंगे वो गाल्टन होंगे ना। इंपॉर्टेंट पुस्तक है और ये पूछी गई यूपी टेट एग्जाम में, गाल्टन होंगे। और हरलॉक और वुडवर्थ के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। हरलॉक द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, ये हरलॉक द्वारा लिखी गई पुस्तक है ना। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी पुस्तक आपकी वुडवर्थ के द्वारा लिखी गई। तो यहाँ पर जो आपके 75 प्रश्न थे, यदि यूपी टेट के एग्जाम आने वाली एग्जाम हुई और उसमें बाल विकास के सिद्धांत से संबंधित पूछे गए यदि प्रश्न पूछे गए, क्या पूछे ही जाएंगे, और 4 से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप यदि ये वीडियो देख के चले गए तो 4 से 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, क्योंकि इन्हीं 75 प्रश्नों में से प्रश्न पूछे जाएंगे। ये मैं आपको गारंटी देता हूं, क्योंकि हर एक प्रश्न की मैंने व्याख्या की है और सारी की सारी व्याख्या की है। किसी भी प्रकार से प्रश्नों को मैंने नहीं छोड़ा है। तो इन सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा, इत्मीनान से पढ़िएगा। जब आपका एग्जाम हो एक बार और इस वीडियो को देख लीजिएगा, या फिर अपने नोट्स भी आप बना सकते हैं, उनको अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो जल्दी ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।